हेडिंग लिखो बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। The topic is development of dicot embryo. सुनो ध्यान से, लास्ट क्लास we discussed about double fertilization and triple fusion. डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज किया था। एग सेल कहां पर प्रेजेंट थी? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। कहां प्रेजेंट थी? जब मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करेगा तो वहां पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ वो माइक्रोपाइल एंड पर हुआ। मींस जो फ्यूचर एम्ब्रियो बनना है वो किस एंड पर बनना है? माइक्रोपाइल एंड पर। ध्यान से देखना, दिस वन इज अ जाइगोट, दैट इज 2n। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है, दो सेल्स बनती हैं ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू। दिस वन इज अ माइक्रोपाइल एंड, दिस वन इज अ चलाजल एंड। ओके, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल सेल इज कॉल्ड बेसल सेल। क्या कहलाती है? टुवर्ड्स चलाजा इट्स कॉल्ड एपिकल सेल। Towards micropyle it is known as basal cell, towards chalaza it is called apical cell या apical cell। apical cell को हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वर्ड से क्लियर होता है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किस सेल से होगा? एपाइकल सेल से। क्लियर ये पॉइंट? बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। क्या कहलाता है? अब ये जो बेसल सेल है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती है। It form a structure that is called suspensor। क्या कहलाता है? सस्पेंसर के टिप पर, टर्मिनल एंड पर जो ये लार्जेस्ट सेल है that is called हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल का काम होता है माइक्रोपाइल एंड से बाहर निकलकर वहां पर जो एंडोस्पर्म बना है उससे न्यूट्रिशन लेना। मैंने क्या बताया था आपको कि जाइगोट का डेवलपमेंट तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट। अब जैसे ही एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हुआ अब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट होगा। जरूरी नहीं है कि एंडोस्पर्म जब तक कंप्लीट नहीं बनेगा जब तक जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि एंडोस्पर्म इतना डेवलप हो जाए कि इसको क्या दे सके? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन सी सेल लेती है? जो किसका पार्ट है? और सस्पेंसर किस सेल से बना है? अब जो एपिकल सेल है वो डिवाइड करती है। कुछ ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो।
क्या नाम देते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब ये सस्पेंसर ऐसा ही रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। अब ये जो ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो है ये और इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं एंड दे फॉर्म अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर। क्या बनाती हैं? हार्ट शेप स्ट्रक्चर। यहां पर हर जगह सेल्स प्रेजेंट होंगी। दिस वन इज सेम। दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब जाकर इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा होता है और जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा होता है ये जो सस्पेंसर सेल है अब इसका काम खत्म है तो ये कैसी हो जाती है? डीजनरेट। क्या हो जाती है? डीजनरेट। ये स्ट्रक्चर देखो पूरा, these two structures are called cotyledons। क्या कहलाते हैं? कितने कॉटलेडन्स हैं? इसलिए ये कौन सा एम्ब्रियो है? डाइकॉट। क्लियर ये पॉइंट? यहां पर कॉटलेडन्स के जस्ट टिप पर यहां पर स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड प्लेम्यूल। से आगे चलकर क्या बनेगा? शूट या स्टेम। क्या बनेगा? यहां पर स्ट्रक्चर होता है रेडिकल। क्या होता है? जिससे आगे चलकर क्या बनेगा? रूट। क्या बनेगा? अब देखना बच्चों, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये दो कॉटलेडन्स हैं, ये बना दिए मैंने दो कॉटलेडन्स। ठीक है, इनकी टिप ये वाली है, जस्ट जहां पर ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे से पॉइंट पर, ये टिप है। ये टिप क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बच्चों? प्लम्यूल। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे? कॉटिलेडन्स। ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है, सस्पेंसर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे टर्न किया, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? रेडिकल। ठीक है, रेडिकल की जस्ट टिप पर हाइपोफाइसिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी में जो एपिकल सेल बन रही है ना, इसी में, मैं सस्पेंसर की बात नहीं कर रहा हूं, हम इसी टिप की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये हाइपोफाइसिस आगे जाकर रेडिकल की टिप पर अरेंज होता है। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। और रूट की टिप पर क्या होता है? क्या होता है? तो हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, ये जो ग्रीन एक्सिस जा रही है ना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम टाइजेलम भी बोलते हैं।
कुछ लोग इसको टाइगेलम पढ़ते हैं, कुछ टाइजेलम पढ़ते हैं। आप याद रखो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। सुनना ध्यान से, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलिडन से ऊपर है, कहां है? कोटिलिडन से ऊपर। इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? और प्लम्यूल से आगे जाकर क्या बनेगा? शूट। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलिडन से नीचे है, ये कोटिलिडन का लेवल है, ये इससे थोड़ा सा नीचे रहता है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट पूरा कहलाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल की टिप पर क्या स्ट्रक्चर है? और रेडिकल से क्या बनेगा? रूट कैप नहीं, रूट के भी टिप पर क्या होगा? क्लियर ये पॉइंट? तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस which is above the cotyledons is called, the tip of epicotyle is called, which give rise to, the part of embryonal axis below the cotyledon is called, tip contain, which give rise to, clear ये point? This is the development of dicot। पहली स्टेज क्या कहलाती है? सेकेंड, थर्ड, this fourth stage is called mature embryo। क्लियर ये पॉइंट? बच्चों लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट start, the development of zygote start after the development of, the development of zygote start after the development of endosperm, after the development of endosperm। Write down next point, embryo formation take place, embryo formation take place at the micropyle end of ovule, embryo formation take place at the micropyle end of ovule। Write down next point, zygote divide to form, zygote divide to form two cells, zygote divide to form two celled structure। लिखो zygote divide to form two celled structure, in bracket write down proembryo, two celled structure, in bracket write down proembryo having basal cell, having basal cell, ब्रैकेट में लिखना towards micropyle, having basal cell, ब्रैकेट में लिखो towards micropyle, and apical cell, and apical cell, in bracket write down towards chalaza, towards chalaza। Write down next point, basal cell further divide to form, basal cell further divide to form suspensor, basal cell further divide to form suspensor, which start to take nutrition, which start to take nutrition by endosperm, which start to take nutrition
by endosperm with the help of haustorial cell, with the help of haustorial cell. Write down next point. Apical cell divide to form globular embryo, comma, heart shaped embryo, globular embryo, comma, heart shaped embryo, and finally mature embryo, क्लियर ये पॉइंट। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन डाइकॉट एम्ब्रियो the part of embryonal axis, in dicot embryo the part of embryonal axis, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। in dicot embryo the part of embryonal axis located above the cotyledons, is called epicotyle, and its tip is called plumule. Which give rise to shoot, Write down next point. The part of embryonal axis present below the cotyledons. The part of embryonal axis present below the cotyledons is called hypocotyle, and its tip is called radicle. Which give rise to root. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, जैसा सेम डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग वैसे ही सेम किसकी होती है, मोनोकॉट एम्ब्रियो की। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर सिर्फ मेज ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। देखो, जब हम बात करते हैं मेज ग्रेन की, मेज ग्रेन कंसिस्ट ऑफ a large amount of nutritive food in the form of endosperm. क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म के चारों तरफ ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस कवरिंग इज नोन एज एल्यूरॉन लेयर। क्या कहलाती है, किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की। मेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट।
उसके चारों तरफ किसकी कवरिंग होती है? हम ये भी भूल गए क्या होता है। गुड। अब देखो, जब हम बात करते हैं मेज ग्रेन की, मेज ग्रेन में लेटरल साइड पर यहां पर एक सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? कुछ मोनोकॉट एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उनमें सेकंड कॉटिलेडन के रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि पहले आया डाइकॉटिलेडन प्लांट, उसके बाद क्या डेवलप हुए? मोनोकॉट। तो जब मोनोकॉट प्लांट का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो कुछ प्लांट्स में सेकंड कॉटिलेडन्स के रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। दैट रेमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटिलेडन इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। क्या कहलाता है? एपीब्लास्ट। इस वर्ड को याद रखना। अब मोनोकॉट या एम्ब्रियो में या मेज ग्रेन में ऊपर की तरफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लम्यूल। क्या कहलाता है? जिससे आगे चलकर क्या बनेगा? नीचे वाला सेल का ग्रुप कहलाता है रेडिकल, विच गिव राइज टू। प्लम्यूल के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। क्या कहलाती है? रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कॉलियोराइजा। क्या कहलाता है? तो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकॉटाइल एंड हाइपोकॉटाइल। मोनोकॉट में आता है कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। क्लियर? ये पॉइंट अंडरस्टूड? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं सीड की, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। तो इन अ सिंगल वर्ड सीड इज डिफाइंड एज अ ripened ovule. Seed is defined as a, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आउटर इंटेग्यूमेंट था, इनर इंटेग्यूमेंट था। outer integument of ovule convert into outer layer of seed coat। outer layer of, जिसको हम नाम देते हैं टेस्टा। क्या नाम देते हैं? the inner integument convert into inner layer of seed coat, that is called tegmen। दैट इज कॉल्ड। ओव्यूल में ये जो ओपनिंग थी दैट वाज नोन एज माइक्रोपाइल। द सेम ओपनिंग, द सेम नेम ऑल्सो प्रेजेंट इन सीड ऑल्सो, थ्रू विच सीड एब्जॉर्ब वाटर। वाटर सीड के अंदर किसके थ्रू एंटर होता है? सेम नेम है। This structure is called हाइलम। ये नेम सीड में भी सेम होता है, that is called हाइलम। This stalk is called फ्यूनिकल। सीड में फ्यूनिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लासेंटा। किसमें? जैसे हमने पी प्लांट के बारे में पढ़ा था। पी प्लांट में कौन सा प्लासेंटेशन होता है? मार्जिनल। कौन सा होता है? अब ये है सीड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? जो ओव्यूल में क्या था?
अगर हम इसको यहां से तोड़ते हैं तो ये सीड हमारा ऐसा दिखाई देगा। ये जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लियर ये पॉइंट। तो सीड में भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोपाइल एंड, बाकी नेम चेंज हो जाते हैं, क्लियर। अब देखो ओव्यूल का मोस्ट ऑफ पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, और साथ में क्या बना था, यस और नो। ये पूरा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, मतलब वहां पर एंडोस्पर्म नहीं बचता, खत्म हो जाता है। वो सीड कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। व्हाट इट कॉल्ड, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म सर्वाइव करता है, ऐसे सीड कहलाते हैं। और एंडोस्पर्मिक सीड को हम और क्या नाम दे सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, क्लियर ये पॉइंट। अब देखो सीड को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स, डाइकॉट सीड एंड। अब यहां पर दो क्लासिफिकेशन और हुए, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड। तो पहले हम सीड को डिवाइड करेंगे डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। डाइकॉट में कौन सी वैरायटी आएगी, एक, और दूसरी कौन सी आएगी, मोनोकॉट में भी कैसा होगा, एंड, क्लियर ये पॉइंट। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर था जहां पर एम्ब्रियो बना या एंडोस्पर्म बना, ये था हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, यस और नो। फीमेल गैमीटोफाइट किससे डेवलप हुआ था, मेगास्पोर से। मेगास्पोर किससे डेवलप हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल किस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर थी, मेगास्पोरेंजिया। वो मेगास्पोरेंजिया किससे डेवलप हुआ था, न्यू सेलस। मींस जो यहां पर सेल्स होंगी सेंटर ऑफ द ओव्यूल, वो सेल्स कौन सी होती हैं, यस और नो। कुछ सीड में, ओव्यूल के सीड में कन्वर्ट होने के बाद भी न्यू सेलस की कुछ सेल्स रह जाती हैं। मतलब जब हम सीड का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें इन सारे स्ट्रक्चर्स के अलावा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अलावा क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे सीड को हम नाम देते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इट इज कॉल्ड पेरीस्पर्म। तो वो सीड जिसमें न्यू सेलस के रेमिनेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे सीड को हम क्या नाम देते हैं, क्लियर ये पॉइंट। तो सीड इज डिफाइंड एज अ राइपेंड ओव्यूल। सीड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ओव्यूल से डेवलप होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, कुछ एज इट रहते हैं। सीड को हम एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस एंड। मोस्टली जो डाइकोट सीड होते हैं उनका एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका होता है। मोस्ट ऑफ द डाइकोट सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जबकि मोस्ट ऑफ द मोनोकोट सीड आर, याद रखना है ये, क्लियर। लिखो इसमें, सीड इज डिफाइंड एज अ, सीड इज डिफाइंड एज अ ripened ovule. Seed is defined as a ripened ovule. That means after fertilization ovule convert into seed.
आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड following changes, during the development of seed following changes take place, during the development of seed following changes take place inside the ovule, following changes take place inside the ovule। नेक्स्ट लाइन से लिखो, outer integument of ovule, outer integument of ovule। सामने एरो लगा के लिखो, outer layer of seed coat। ओव्यूल का आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट होता है आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, ब्रैकेट में लिखना टेस्टा, outer layer of seed coat, in bracket write down testa। second लिखो, inner integument of ovule, inner integument of ovule। उसके सामने मेंशन करो inner layer of seed coat, inner layer of seed coat, in bracket write down tegmen, in bracket write down tegmen। next लिखो micropyle, micropyle of ovule, micropyle of ovule। सामने लिखो micropyle of seed, ब्रैकेट में लिखना through which it absorb water, through which it absorb water, through which it absorb water। next write down funicle, फ्यूनिकल। उसके सामने लिखो प्लासेंटा। नेक्स्ट लिखो हाइलम, उसके सामने लिखो हाइलम, ब्रैकेट में लिखना अ स्कार, SCAR, a scar or depression present in seed, a scar or depression present in seed। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, एरो लगा के लिखना ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। देखो बच्चों, हम सीड को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जिसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सेकेंड इज albuminous seed, that is endospermic seed। अब ये एक्स एल्ब्यूमिनस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है,
dicot X albuminous seed, and the second is monocot X albuminous seed. Same, it is also classified into two types, dicot albuminous seed and monocot albuminous seed. बच्चों इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। देखो जब हम बात करते हैं डाइकॉट की, तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सब कैसे होते हैं, डाइकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस। मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बहुत ही कम होते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल हमने 11th में पढ़ा था, दैट इज ऑर्चिड। एक होता है वैलेसनेरिया, क्या होता है, जिसमें पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू। डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल है कैस्टर, क्या है, मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड कई सारे, राइस, वीट, मेज, ये सब किस में आता है, इसको बना लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें, पेरीस्पर्मिक सीड और पेरीस्पर्म, पेरीस्पर्मिक सीड और पेरीस्पर्म। इन दिस राइट डाउन, seed in which remnants of nucellus are present, seed in which remnants of nucellus are present are known as perispermic seed, are known as perispermic seed. एग्जाम्पल लिख लो, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। लिखो इसमें, द टाइम पीरियड फॉर विच, द टाइम पीरियड फॉर विच सीड रिमेन्स inactive, the time period for which seed remains inactive and do not able to germinate, and do not able to germinate is called seed dormancy, is called seed dormancy. Write down next point, both external and internal factors, both external and internal factors are responsible for, both external and internal factors are responsible for seed dormancy, seed dormancy. Write down, external factors are, external factors are oxygen, temperature and water. अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या टेम्परेचर इम्प्रॉपर है या वाटर कम है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड वाटर,
while internal factors are hard seed coat or undeveloped embryo. तो सीड डॉर्मेंसी की कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। वैसे तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स में अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। कहीं पर वर्ड यूज होता है सीड डॉर्मेंसी, कहीं पर वर्ड यूज होता है क्विसेंट फेज, बट अभी आपको सीड डॉर्मेंसी याद रखना है। फिर जब हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तब हम बात करेंगे कि कहां पर हम पढ़ते हैं क्विसेंट फेज और कहां पर पढ़ते हैं हम सीड डॉर्मेंसी। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे अर्थ पर हम जहां भी देखते हैं हर जगह हमें फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को ही मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन क्या है? सीड। क्या है? सीड। अब सीड जिम्नोस्पर्म में भी बनते हैं और एंजियो में भी। तो ये यहां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीड यहां पर कैसा होता है? कवर्ड। कैसा होता है? कवर्ड। लिखो हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ सीड। एडवांटेजेस ऑफ सीड। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, ऑन अर्थ there is a dominance of flowering plants. On earth there is a dominance of flowering plants, and the main reason behind it is the presence of covered seed. इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सीड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सीड प्रोवाइड protection to developing embryo. Second, write down, by the help of seed dispersal of plant can be possible. हम एक जगह से दूसरी जगह सीड को ले जा सकते हैं। दैट मीन्स हम प्लांट्स को ले जा सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ प्लांट कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट लिखो, सीड कंटेन या सीड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। सीड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन seed provide proper nutrition to developing embryo. next लिखो, और ये important point है, as seed is developed after sexual reproduction only, as seed is developed after sexual reproduction only, it represent or responsible for variations. It represent or responsible for variations. So these are the different reasons why there is a dominance of flowering plants on earth. Last heading लिखो,
सीड वायबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन वायबिलिटी, सिमिलरली होता है सीड वायबिलिटी। इसमें लिखो द टाइम पीरियड फॉर विच the time period for which seed remains alive, the time period for which seed remain alive and have capacity to germinate is known as seed viability, जब ये टॉपिक पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी वहां पर, उनको नोट डाउन करना। ओके, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के नाम मिलेंगे, उनको लिख लेना। अभी यहां पर हमें क्या मेंशन करना है, दो प्लांट्स, one is called Lupinus arcticus and one is called Phoenix date palm। Lupinus arcticus के केस में सीड वायबिलिटी का ड्यूरेशन होता है 10,000 ईयर्स। इतने टाइम तक इस प्लांट का सीड सरवाइव कर सकता है। डेट पाम के केस में ये टाइम पीरियड होता है 2000 ईयर्स। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ल्यूपिनस आर्क्टिकस एंड डेट पाम। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, फ्रूट। इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फ्रूट इज डिफाइंड एज अ ripened ovary. Fruit is defined as a ripened ovary. बच्चों फ्रूट्स को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, सेकेंड इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स एंड थर्ड इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये लिखा था हमने 11th में, कोई नहीं फिर से लिख लो। ट्रू फ्रूट्स, जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो बाय ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट फ्रूट इज कॉल्ड। जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो ओवरी से बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इसके एग्जाम्पल्स हैं बनाना एंड ग्रेप्स। बाकी सारे एग्जाम्पल्स यहां आ जाते हैं। फॉल्स फ्रूट्स, when other parts of flower except ovary convert into fruit। जैसे हम बात करें कि जब थैलेमस पार्ट, जिस पर सारे प्लांट्स के पार्ट, फ्लावर के पार्ट रेस्ट करते हैं, जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। यहां पर कौन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कौन कन्वर्ट हो रहा है, एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट या अदर देन ओवरी। क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट।